जय हिंद दोस्तों, मैं यशु जैन आपका स्वागत करता हूं। हम 16 फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो करंट अफेयर है ये थोड़ा आंकड़ों यानी तथ्यों पर बेस्ड है, फैक्ट्स के साथ हम बात कर रहे हैं। कुछ जो डेटाज हैं इसको थोड़ा सा ज्यादा डेटाज हैं, इसको आप लिखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं देश की कुल आबादी का जो परसेंटेज है 50%, वो 73% क्षेत्रफल में रहता है। यानी कि देश की जो टोटल आबादी है आप देख सकते हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूं। जो देश की कुल आबादी है वो उसका 50% 73% क्षेत्रफल में रहता है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे, जबकि बाकी 50% जो लोग हैं कुल 27% क्षेत्रफल में रहते हैं। तो इस बात से कुछ सर्वे हुआ और कुछ नए तथ्य निकल कर आए, और वो जो नए तथ्य हैं वो क्या हैं देखने की बात है कि राजस्थान की जो क्षेत्रफल है वो 10.42% है। पूरे भारत का 10.42% राजस्थान के खाते में जाता है, लेकिन जीडीपी में योगदान उसका 4.97% है। तो आपसे दोस्तों पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किस राज्य का जीडीपी में कितना योगदान है, तो आपको ये ध्यान से बताना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है पूरे भारत में 10.42% क्षेत्रफल इसके पास है पूरे भारत का, और जीडीपी में इसका योगदान 4.97% है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो 9.37% इसका क्षेत्रफल है पूरे इंडिया से, और 4.27% इसका जीडीपी में योगदान है। सेम महाराष्ट्र की बात करें तो 9.36% इसका क्षेत्रफल है और 13.88% इसका जीडीपी में योगदान है। यूपी 7.33% से है क्षेत्रफल इसका, और जीडीपी में इसका 8.77% योगदान है। गुजरात 5.96% इसका क्षेत्रफल है और 7.92% जीडीपी में इसका योगदान है। और केरल का 1.18% क्षेत्रफल है और 4.18% जीडीपी में योगदान है। यानी कि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना परसेंट अलग अलग राज्यों में है। पूरे भारत की कुल जीडीपी का परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो ये परसेंटेज निकलता है अलग अलग स्टेट में। तो ये जीडीपी की बात मैं आपके सामने कर रहा था दोस्तों। इसके बाद जब मैं बात करता हूं जीएसटी में योगदान क्या है, तो यूपी की हम बात करते हैं। सबसे पहले यूपी की आबादी है 19.98 करोड़, और इसका जो जीएसटी में योगदान है 5,937 करोड़ रुपए में ये बात हो रही है। 5,937 करोड़ रुपए की ये बात हो रही है। यूपी का जो जीएसटी में योगदान है वो 5,937 करोड़ रुपए का है, और यूपी की जो आबादी है वो 19.98 करोड़ है। तो इसी तरह से हरियाणा की 2.53 करोड़ यानी 2.53 करोड़ आबादी है, और इसका जो जीएसटी में योगदान है 5,747 करोड़ रुपए है। बिहार की आबादी 10.40 करोड़ है, और इसकी जो जीएसटी में योगदान है 1,067 करोड़ रुपए इसका जीएसटी में योगदान है। झारखंड की आबादी 3.29 करोड़ है, और जो जीएसटी में योगदान है इसका 2,150 यानी 2,150 करोड़ रुपए इसका जीएसटी में योगदान है। अगेन नेक्स्ट हम एमपी की बात करते हैं तो 7.26 करोड़ इसकी आबादी है, और 2,615 यानी 2,615 इसका जीएसटी में योगदान है। छत्तीसगढ़ 2.55 करोड़ इसकी आबादी है, और इसका 2,349 यानी 2,349 करोड़ जीएसटी में योगदान है। तो इस तरह से जीएसटी में किस राज्य का कितना योगदान है ये आप अपने पास नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में अलग अलग स्टेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं उम्र और शिक्षा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे युवा और दक्षिण के राज्य सबसे उम्रदराज इसमें आते हैं। तो पहले मैं उत्तर की बात कर रहा हूं। उत्तर में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी औसत उम्र और साक्षरता में जो कॉम्बिनेशन है वो हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बिहार की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो औसत उम्र चल रही है वो 20 साल चल रही है, यानी युवा जो है वो बिहार में ज्यादा है। 20 साल औसत उम्र वहां पर चल रही है, और यहाँ पर 71% साक्षरता है। यूपी में 21 औसत उम्र है, एवरेज एज है, और 73% यहाँ पर साक्षरता है। झारखंड में 22% है, 22 औसत उम्र है, और साक्षरता यहाँ पर 74% है। इसके अलावा राजस्थान में जो औसत उम्र है वो 22 है, जो झारखंड में है वही राजस्थान में है, और यहाँ पर साक्षरता 70% है। और एमपी में 23 औसत उम्र है, और यहाँ पर साक्षरता 74% है। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर कि जो उत्तर प्रदेश है वहां पर बहुत कम उम्र के लोग ज्यादा हैं। इसी तरह से बिहार में बहुत कम उम्र के लोग ज्यादा हैं, और यूपी में जो कम उम्र है और उसकी जो साक्षरता है वो भी ज्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पर
ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के राज्य सबसे युवा हैं। और अभी हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण पे भी हम चलेंगे और उसको देखेंगे। फिर इसके अलावा 2026 तक यूपी, एमपी, बिहार का जो रेट रहेगा सबसे युवाओं का, वो ये रेट रहेगा। यूपी का 26.85 जो उम्र की बात रहेगी, एमपी में 26.83 और बिहार में 29.05। तो 2026 तक ये युवा देश रहेंगे, युवा राज्य रहेंगे। दक्षिण की बात अगर की जाए तो दक्षिण में राज्य जो हैं वो केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और गुजरात है। अगर इनके औसत उम्र की मैं बात करूं तो केरला की 31 है, तमिलनाडु की 29 है, आंध्र प्रदेश भी 29 है, कर्नाटक भी 27 है और गुजरात भी 26 है। तो मतलब ये जो हम औसत उम्र देख रहे हैं इसके हिसाब से साक्षरता दर क्या है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरला में हम सब जानते हैं। तो दक्षिण की बात करते हैं तो केरला में औसत उम्र 31 है और साक्षरता 96% है। तमिलनाडु में 29 औसत उम्र है और साक्षरता 83% है। आंध्र प्रदेश में भी 29 औसत उम्र है, 67% साक्षरता है। कर्नाटक में 27 औसत उम्र है, 77% साक्षरता है। गुजरात में 26 औसत उम्र है और 82% साक्षरता है। तो इस तरह से ये साक्षरता के मामले में और उम्र के मामले में दक्षिण का डेटा है। अगले 4 साल में केरल और तमिलनाडु की आबादी औसत की, जो तमिलनाडु और केरल की जो औसत आयु है उनकी आबादी की, वो 38 वर्ष हो जाएगी। जो अभी आप देख रहे थे उससे थोड़ा बढ़ जाएगी, यानी 38 वर्ष हो जाएगी। और जीवन प्रत्याशा की अगर मैं बात करूं तो औसतन 70 साल जीवन प्रत्याशा दर हुई है। जिंदा रहने की जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 70 साल रहा है। तो जैसे आप 2016 को देखोगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले 2016 में उम्र थी 68.67, फिर 68.97 नेक्स्ट ईयर, उसके बाद फिर 69.27, फिर 69.50, 69.73, 69.96। तो इस तरह से 2016 से ये शुरू हुई और 2021 में जाकर 69.96 ईयर्स यहां पर आप देख सकते हो बढ़ गई है। तो यानी औसत उम्र जो बढ़ी है वो 70 ईयर्स तक आ चुकी है, यानी 70 साल जीवन प्रत्याशा दर आ चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आप नोट करेंगे। इसके बाद दिल्ली के जो पुरुष हैं उनकी जो उम्र है वो केरल की महिलाएं और दिल्ली के पुरुष, इनकी उम्र सबसे ज्यादा रही है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो पुरुषों की उम्र की जीवन प्रत्याशा दर है वो 73.3 ईयर्स है और केरला में महिलाएं 77.8 ईयर्स तक जिंदा रहती हैं। ये जीवन प्रत्याशा दर दिल्ली और केरल की है। और सबसे कम अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पुरुष 63.8 और यूपी की महिलाएं 65.6, यानी कि यूपी की महिलाएं की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो कम है, छत्तीसगढ़ के पुरुषों की जीवन प्रत्याशा दर कम है। और ज्यादा किसकी है? दिल्ली के पुरुषों की ज्यादा जीवन प्रत्याशा दर है और केरला की महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा दर है वो ज्यादा है। तो इस तरह से आप इस बात को भी नोट कर लेंगे। इसके बाद बात आती है मध्य दिल्ली के अजमल खां पार्क में वर्ल्ड पार्क बनने जा रहा है। इसका निर्णय आ चुका है, वर्ल्ड पार्क बनेगा। जिस तरह से वेस्ट वंडर पार्क बनाया गया, वेस्ट मटेरियल से जो अजूबे बनाए गए वेस्ट वंडर पार्क में, उसी प्रकार से ये वर्ल्ड पार्क तैयार किया जाएगा और इसमें बुर्ज खलीफा, लंदन ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इस तरह की जो विदेशी पर्यटन के जो स्थल हैं उसको इस वर्ल्ड पार्क में लगाया जाएगा। यानी लाखों रुपए बचा के हम लोग अपने दिल्ली में ही, अपने देश में ही इन सभी जगहों का आनंद उठा सकते हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निजामुद्दीन स्थित वेस्ट वंडर पार्क बनाया। तो वेस्ट वंडर पार्क की सक्सेस होने के बाद वर्ल्ड पार्क का आइडिया मध्य दिल्ली को आया और मध्य दिल्ली ने इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात कही। तो 10 देश से अधिक, यहां पर 10 से अधिक देशों के पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे और लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके लिए कमेटी बना दी गई है जो पूरा रिसर्च कर रही है, कितना खर्चा आएगा, कैसे आएगा, वो सारी कमेटी बताएगी। और वेस्ट वंडर पार्क जो बना है, जो निजामुद्दीन के पास बना हुआ है दक्षिणी निगम में, वो 7 एकड़ में बना है और ये जो वर्ल्ड पार्क बनाया जाएगा ये 9 एकड़ में बनाया जाएगा। तो अपने आप में एक नया अजूबा यहाँ पर तैयार हो रहा है। और कौन कौन से पार्क में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी? द बुर्ज खलीफा, ये दुबई का है। ग्रेट बुद्धा ऑफ कामाकुरा जापान का है।
ट्विन टावर मलेशिया में है, सिडनी ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया, लोटस टेम्पल इंडिया का, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए, लंदन ब्रिज यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट चाइना वॉल चीन से, नॉर्थ कैप नॉर्वे से, स्टोनहेंज इंग्लैंड से, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार जो आज मैंने आपको बातें बताई थोड़ी फैक्चुअल थी ज्यादा, इन चीजों को, इन डेटा को आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम नए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है उसके लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।